अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फार्माकोलॉजी में। तो शुरू करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले एज है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग्स की पैथोलॉजिकल कंडीशन है स्पेशली लिवर में, न्यूट्रिशन एंड डाइट है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है जिसमें हम एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन पढ़ेंगे, और फिर फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेशन पढ़ेंगे, एसिटाइलेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है। अ, ये जो शुरू के चार फैक्टर्स हैं ये बहुत ही आसान है। इन दोनों में अ, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं। मैं कहूँगा कि ये आपने ज़रा फोकस करनी है। और ये चार तो बिल्कुल कॉमन कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताता जाऊँगा और आपने जस्ट उसको माइंड में रखते हुए आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको अगर याद हो, मैंने एब्जॉर्प्शन में बताया था कि दो एक्सट्रीम एज पे हैं, बहुत छोटे बच्चे हुए हैं न्यू बॉर्न बेबीज में और ओल्ड एज में। एक लफ्ज़ मैंने बताया था कि बचपन और पचपन में। बचपन से मुराद न्यू बॉर्न बेबीज और पचपन से मुराद ओल्ड एज। इन दोनों में ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी कम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होती है, मेटाबॉलिज्म भी कम होती है और ड्रग की एलिमिनेशन भी कम होती है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एब्जॉर्प्शन से पढ़ा रहा हूँ। So drug metabolism is slow and incomplete in newborn and elderly due to decreased metabolic activities of the enzymes. जाहिर सी बात है, छोटे बच्चों में जो लिवर है वो अभी उस तरह से मेच्योर नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। और ओल्ड एज में क्या है, जहाँ पे ड्रग ने मेटाबोलाइज होनी है, वहाँ पे जितने इसके मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं जो कल मैंने आपको बताए थे लास्ट मेटाबॉलिज्म के उसमें लेक्चर में, कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, इन सब की जो एक्टिविटी है, जो इसकी परफॉर्मेंस है हेपेटिक एंजाइम्स की, ये सब एज के साथ साथ डिक्रीज होते जाते हैं। इसी तरह से जब किडनी में ड्रग्स एक्सक्रीट होती है, एलिमिनेट होती है, तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं जो किडनी से ड्रग को निकालते हैं, वो भी एज के साथ साथ कम होते जाते हैं। तो ये एक कॉमन बात है। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग्स हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं, ड्रग्स विच आर गिवन बाय द ओरल रूट अंडरगो हाई मेटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जीआईटी के थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन में लिवर में ही जाना होता है, ताकि ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होते हुए फिर प्लाज्मा में जाए। और फिर जब ये अपना काम कर लेती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वापस आती है, तो ड्रग ने वापस आके मेटाबोलाइज होना होता है। तो ऐसी ड्रग्स जो हम एंट्रल रूट के थ्रू देते हैं, ओरल रूट के थ्रू या सबलिंगुअल या रेक्टल रूट के थ्रू, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरेंट्रल रूट जिसमें हम आईवी ड्रग्स देते हैं। तो आप देखिए कि आईवी रूट्स अंडरगो लो मेटाबॉलिज्म, ऑलमोस्ट उसकी ज़ीरो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ऐसी ड्रग्स की जो हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं। एंड हाई ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज अचीव्ड। अब ये बड़ी कॉमन बात है कि जहाँ पे किसी ड्रग ने मेटाबोलाइज होना होता है, अगर वो वहाँ पे कोई उस ऑर्गन की, लिवर की कोई पैथोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है ड्रग मेटाबोलाइज बहुत कम होगी और प्लाज्मा में वो ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा जाएगी, उसका इफेक्ट भी ज़्यादा आएगा, जिसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट। जिस पर्पज़ के लिए आप दे रहे हैं, जिस थेरेपी के लिए आप दे रहे हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, प्लस उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी ज़्यादा आएंगे। सो लिवर इज द मेजर साइट फॉर बायोट्रांसफॉर्मेशन। लिवर डिजीज विल अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। ठीक। न्यूट्रिशन एंड डाइट। अब हैबिट्स आप समझ लें या डाइट आप समझ लें। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो कुछ ड्रग्स को ज़्यादा और जल्दी मेटाबोलाइज कर लेते हैं। सो सिगरेट स्मोकर्स मेटाबोलाइजेज सम ड्रग्स मोर रैपिडली, जिसको हम कभी कभार एंजाइम इंडक्शन भी कहते हैं, लेकिन ये आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि एंजाइम इंडक्शन का क्या मतलब है। अब डाइट में एक और चीज़ आती है जिसको हम ग्रेप फ्रूट जूस कहते हैं। अगर आप ग्रेप फ्रूट जूस पीते हैं तो उससे क्या होता है कि लिवर के जो एंजाइम्स हैं, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, वो इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म बहुत कम होती है। सो ग्रेप फ्रूट जूस इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग्स, जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन से क्या मुराद है, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन क्या है। अब ये एक डायग्राम है, इसको आप समझने की कोशिश करें कि ये लिवर है, ये हिपेटोसाइट है, ठीक है, लिवर का एक सेल है, और हमने एक ड्रग फॉर एग्जांपल रिफेम्पिन
इंजेस्ट की है। ठीक है, ये मैं आपको एंजाइम इंडक्शन का बता रहा हूँ। सो रिफैम्पिन इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स। इंजेस्ट होने के बाद ये लिवर में आती है और लिवर में क्या करती है, हेपेटोसाइट्स में जाके ये इंटर होती है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें फिजियोलॉजी, थोड़ी बहुत इसमें बायोकेमिस्ट्री का अमल दखल है। ये प्रोसेस एक मरतबा आप समझ लें, आपको बहुत सारी चीज़ों में ये काम आएगी, ये वाली कंसेप्ट। ड्रग जब हेपेटोसाइट्स में अंदर आएगी तो वो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस को क्रॉस करके डीएनए के, ये डीएनए का एक बनाया हुआ है जैसे ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। सो इट इज़ अ डीएनए। डीएनए पे मौजूद कुछ खास किस्म के जीन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे ये ब्लू कलर में चार मैंने जीन्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ड्रग क्या करेगी, इस डीएनए के स्पेसिफिक पोर्शन को जाके, जहाँ पे जिन एंजाइम्स को उसने एक्टिवेट करना हुआ है, रिफैम्पिन ने जाके इन एंजाइम्स को, इन चार एंजाइम्स को जाके सिर्फ इन चार को स्टिमुलेट करेगी। सो स्पेसिफिक जीन्स ऑफ द डीएनए आर स्टिमुलेटेड बाय द रिफैम्पिन। अच्छा जी, जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब ये ड्रग आई, उसने स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए में मौजूद स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट किया, तो यहाँ से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा जी, मैसेंजर आरएनए अब क्या करेगा, ये जाएगा साइटोप्लाज्म में मौजूद जो राइबोसोम्स हैं उनके साथ मिल के स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ enzymes or proteins by the messenger RNA with the help of ribosome is called translation। अच्छा, अब ये एंजाइम जब बन जाते हैं तो इन एंजाइम्स का काम क्या है, ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स हैं। ठीक है, या ये प्रोटीन्स हैं जो कि ये दो काम करेंगे, ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है ये दो काम करेंगे। दो काम कौन से होंगे, या तो साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे, उनकी सिंथेसिस को ज़्यादा करेंगे। ठीक है, या जो उनकी ब्रेकडाउन है उनको स्लो करेंगे, उसकी ब्रेकडाउन को डिक्रीज करेंगे। तो अल्टीमेटली इन दोनों चीज़ों से क्या हो रहा है, साइटोक्रोम P450 की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप देखिए कि साइट रिफैम्पिन ने क्या किया है, बेसिकली उन एंजाइम्स को इंक्रीज कर दिया है जिस एंजाइम से किसी भी ड्रग ने आके मेटाबोलाइज होना होता है। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। एंजाइम इंडक्शन का क्या मतलब होता है कि एक्टिवेशन ऑफ हेपेटिक एंजाइम, स्पेशली साइटोक्रोम P450 की हम बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था ये आपको, जब इंट्रोडक्शन हो रहा था मेटाबॉलिज्म का, कि हमारी मोर देन 50% जो ड्रग्स हैं वो साइटोक्रोम P450 से, इन एंजाइम से, फैमिली ऑफ एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है। सो मेनी ड्रग्स इंटरेक्ट विद डीएनए एंड एज अ रिजल्ट दे इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ हेपेटिक एंजाइम्स। या तो उनको इंक्रीज करेंगे उसकी सिंथेसिस को, या उसकी ब्रेकडाउन को डिक्रीज करेंगे ऑफ हेपेटिक एंजाइम, स्पेशली साइटोक्रोम P450। these enzymes, these drugs are called enzyme inducers। rifampin, phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, ये क्लासिकल एग्जांपल है। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम पढ़ के किस लिए रहे, सिर्फ डेफिनेशन तक या उसकी एग्जांपल्स तक ये बात महदूद नहीं है जब तक उसकी प्रैक्टिकल यूज, क्लिनिकल यूज ना हो। So there is decreased duration of action of a drug if the enzyme inducers drugs are given concomitantly with the other drugs। Example, अब रिफैम्पिन की यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको बताई हुई है। अगर इसके साथ साथ आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, अगर आप उस ड्रग को रिफैम्पिन के साथ देते हैं तो रिफैम्पिन क्या करेगा, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं बेसिकली साइटोक्रोम P450 एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को आप समझे जो मैंने सारा आपको बताया था, अल्टीमेटली क्या होगा, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बेसिकली इन दोनों एंजाइम से, ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम से मेटाबोलाइज होने हैं। तो जब इसकी प्रोडक्शन रिफैम्पिन ने इतनी ज़्यादा कर दी है हेपेटिक सेल्स में, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट ले रही है, तो मुझे आप ये बताएं कि जब साइटोक्रोम P450 इतनी ज़्यादा होगी हेपेटोसाइट्स में और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इतने ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाएंगे, तो जो प्लाज्मा में जाएगी ड्रग, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी, वो बहुत कम जाएगी।
ठीक है। तो कम जाने से क्या प्रॉब्लम होगी, जिस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं वो पर्पस अचीव नहीं होगा, यानी प्रेगनेंसी को वो प्रिवेंट नहीं करेगा। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर 100 मिलीग्राम पर लीटर या 100 मिलीग्राम प्लाज्मा में मेटाबोलाइज होने के बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो मिकदार है वो होनी चाहिए। अगर आपने उसके साथ साथ रिफेम्पिन दे दी, रिफेम्पिन क्या करेगा, उसकी मेटाबॉलिज्म इतनी ज़्यादा कर देगा कि ब्लड में उसकी जो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है वो सिर्फ 20 mg रह जाएगी। तो 20 mg इज नॉट एनफ टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ठीक है। सो रिफेम्पिन गिवन along with oral contraceptives, thus rifampin increases the cytochrome P450 and increases the metabolism of oral contraceptives। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, साइटोक्रोम P450 से ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ने मेटाबोलाइज होना था, तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दी है रिफैम्पिन ने साइटोक्रोम P450 की। तो अब क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज प्लाज्मा थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीज हम इसको कहते हैं। सो देयर विल बी वेरी लेस और नो इफेक्ट ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये जो 10 या 20 mg है, अगर रिक्वायर 80 थी या 100 mg रिक्वायर थी, तो वो 20 mg या 10 mg इज नॉट एनफ टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये है एंजाइम इनहिबिटर्स। इसी तरह से इसकी जो क्लासिकल एग्जांपल है दैट इज कीटोकोनाजोल एंड सिमिटिडीन। कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है, जबकि रिफेम्पिन एक और वो है एंटी टीबी ड्रग्स हैं, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं। तो ये सारे हम डिटेल में सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कीटोकोनाजोल ओरल एंटी फंगल है, जब आप ओरली इसमें इंजेस्ट करते हैं तो ड्रग हिपेटोसाइट्स में आती है। और उसी तरह से अब देखें, इस चार जीन्स को मैंने थोड़ा सा नीचे करके बताया हुआ है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो जो रिफेम्पिन थी वो यहाँ पे डीएनए के इस जगह में पड़े हुए चार जीन्स को, स्पेसिफिक जीन्स को स्टिमुलेट कर रही थी, जबकि कीटोकोनाजोल इन नीचे के पोर्शन में लेफ्ट साइड पे जो आपके चार जीन्स पड़े हुए हैं हिपेटोसाइट्स में, उनको जाके स्टिमुलेट कर रही है। ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है। तो क्या होगा कि ये आने के बाद इन चार जीन्स को स्टिमुलेट करेगी, वहां से मैसेंजर आरएनए निकलेगा जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं एज इट इज, जैसे एंजाइम इंडक्शन में मैंने आपको बताया। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ एक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। ये क्या करेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंजाइम्स की प्रोडक्शन करेगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम्स हैं, फैमिली ऑफ एंजाइम्स हैं, इनकी सिंथेसिस को डिक्रीज कर रहे हैं या उनकी ब्रेकडाउन को इंक्रीज करेंगे। सो इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोक्रोम P450 और डिक्रीजेज द साइटोक्रोम P450 सिंथेसिस। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या होगा, या ये काम कर रही होगी या ये वाले स्टेप होगा। तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, साइटोक्रोम P450 की जो प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, वो बहुत कम हो जाएगी। अब उसी तरह से many drugs interact with DNA and as a result they decreases the synthesis of hepatic enzymes or increases the breakdown of hepatic enzymes, especially cytochrome P450. And these type of drugs are called enzyme inhibitors। Cimetidine and ketoconazole दो classical example हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसकी भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। ये बिल्कुल उसी तरह से उसका बिल्कुल अपोजिट है जैसे मैंने आपको एंजाइम इंड्यूसर्स का बताया था। So there is increased duration of action of a drug if enzyme inhibitors are given concomitantly with other drugs। यानी दो दो ड्रग्स को आप एक साथ दे रहे हैं और एक ड्रग एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है, और दूसरी ड्रग वो है जिस एंजाइम से उसने मेटाबोलाइज होना होता है। अब यहाँ पे आप समझ लें कि सिमिटिडीन एंड कीटोकोनाजोल इनहिबिट दी साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, और इस साइटोक्रोम P450 से टेस्टोस्टेरोन ने मेटाबोलाइज होना होता। अब इसकी प्रोडक्शन इन दोनों ने इतनी कम कर दी है कि टेस्टोस्टेरोन ना होने के बराबर मेटाबोलाइज हो रही है साइटोक्रोम P450 से। So there is decreased metabolism cytochrome P450 and there will be increased plasma concentration, therapeutic concentration in the blood। तो जब मेटाबोलाइज नहीं होगा, जाहिर सी बात है लिवर मेटाबोलाइज नहीं करेगा, तो लिवर के बाद ब्लड के थ्रू ड्रग ने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ही जाना होता है। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी, अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 मिलीग्राम की ज़रूरत है तो वो 150 के करीब करीब वहाँ पे प्लाज्मा में पहुँचेगी। तो अब इससे मसला क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ब्लड में,
जिस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं वो इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़ाहिर सी बातें ज़्यादा होंगी, क्योंकि रिक्वायर्ड थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन से, रिक्वायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन से अब ड्रग ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे मौजूद है। तो ये आपने समझना है कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंजाइम इनहिबिटर्स की क्या होती है। इसी तरह से एसिटाइलेटर स्टेटस हम पढ़ते हैं। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था कि एसिटाइलेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज फेज टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। तो दो टाइप्स के होते हैं, फास्ट एसिटाइलेटर्स एंड स्लो एसिटाइलेटर्स। ये इसका तकरीबन एंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन से ही कंपैरिजन आप कर सकते हैं। लेकिन ये फार्माकोजेनेटिक्स में शामिल होता है, यानी जेनेटिकली कोई लोग, कुछ लोग किसी ड्रग को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज करते हैं, कुछ लोग बहुत कम करते हैं। अब एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फास्ट एसिटाइलेटर्स का क्या मतलब है। यानी ये वो लोग हैं जिनमें फेज टू रिएक्शन में मौजूद जो एसिटाइलेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें ड्रग एसिटाइल ग्रुप के साथ ड्रग को कंबाइन करके उसकी सिंथेसिस करके कॉन्जुगेशन करके बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। सो इट इज सीन दैट आफ्टर गिविंग 9.8 mg पर kg ऑफ आइसोनियाजिड, जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं, इज एसिटाइलेटेड फास्ट। ठीक है, उसकी फास्ट मेटाबॉलिज्म होगी इन द